बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर तो इस मुल्क में आइन मौजूद है और कानून मौजूद है तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद कराना होगा। अदरवाइज़ फिर नज़रिया ज़रूरत है, ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा, इसके फ़ैसले बंद कमरों के अंदर होते रहेंगे। ना इस मुल्क में आइन की कोई हैसियत रह जाएगी, ना इस मुल्क में कोई कानून रह जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया है कि 14 मई तक इलेक्शन करवाए जाएंगे पंजाब में। पोलिंग डेट जो है वो 14 मई की है। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी पूरी तैयारी के साथ अपना शेड्यूल जारी कर दिया है। अब हुकूमत के पास वक्त था 10 तारीख तक का। कल रात 12 बजे वो वक्त ख़त्म हो गया। हम ये सोच रहे थे कि शायद रात 12 बजे अदालतें खुल जाएंगी आइन की हुक्मरानी के लिए, मुल्क की सरबुलंदी के लिए। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद आइन की सरबुलंदी के लिए रात 12 बजे अदालतें खुलें और अदालतें ये पूछें कि हुकूमत ने पैसा दिया या नहीं दिया। चलें, रात को नहीं पूछा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज अदालतें हुकूमत से पूछेंगी कि जनाब आपको कहा था कि पैसे दें और आपने पैसे क्यों नहीं दिए। और ये जो पैसे दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, इन पैसों का पार्लियामेंट के साथ कोई काम नहीं है। ये पैसे गवर्नमेंट फ्राहम करती है अपनी मंजूरी के साथ, और गवर्नमेंट का मतलब है वज़ीर आज़म एंड कैबिनेट। काबीना और वज़ीर आज़म ने फैसला करना है, यानी काबीना और वज़ीर आज़म बड़ी बड़ी अमाउंट्स के फैसले कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले कर लेते हैं। ये सिर्फ 21 अरब का मामला है और 21 अरब के मामले को उठाकर पार्लियामेंट के अंदर लेकर जा रहे हैं, यानी एक मजाक बनाकर रखा है। बाद औक़ात इतने पैसे एक हल्के के अंदर एक मंसूबे पे भी खर्च हो जाते हैं। 21 अरब के बेशुमार मंसूबे होंगे पाकिस्तान में जो चल रहे हैं, लेकिन इलेक्शन करवाने से सारे के सारे भाग रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बताना है कि ये मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलना है या फिर इस मुल्क में नजरिया ज़रूरत चलेगा। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पीडीएम की जमातों के साथ है, वो हुकूमत के साथ है। फ़र्ज़ कर लीजिए अगर एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ ना होती तो शायद सूरत हाल इस किस्म की कभी ना बनती। अगर एस्टेब्लिशमेंट इस मामले में अपने आप को न्यूट्रल करती तो मैं देखता कि किस तरीके से अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता। लेकिन क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एक जानिबदारी का मुजाहरा करती है बार बार, और उनका हाथ एक ग्रुप के ऊपर है, और उसकी वजह से वो ग्रुप जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी, अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी, एक तरह की तौहीन अदालत वो लगातार कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। देखिए, दुनिया कितनी छोटी है और हालात कितनी तेज़ी से बदलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 साल पुरानी बात है, उसी शख्सियत जिसके खिलाफ पूरी एक इंक्वायरी हुई थी, जिसके खिलाफ पूरा एक महाज खड़ा किया गया था उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, उसमें जरदारी साहब का भी कसूर होगा, और दूसरी जानिब जो हुसैन हक्कानी है वो कभी कुछ कहते थे, कभी उनका मौक़िफ़ अलग था, फिर वो पाकिस्तान से बाहर कैसे गए ये भी सारी दुनिया जानती है, किस तरीके से उनको निकाला गया। तो हुसैन हक्कानी को बाकायदा गद्दार करार दिया गया था एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और फिर जनरल बाजवा की हुसैन हक्कानी से मुलाकात होती है। क्यों होती है ये तो जनरल बाजवा ही बताएंगे क्यों होती है। उनको बहुत शौक है इंटरव्यू देने का। ज़रा बताएं कि वो हुसैन हक्कानी को मिले तो क्यों मिले और किस मकसद के लिए मिले, और उन्होंने हुसैन हक्कानी से क्या ऐसा करने के लिए कहा जो उन्होंने किया फिर बाद में। बहरहाल ये तो जनरल बाजवा बता पाएंगे। लेकिन आप देखिए कि उसी आसिफ अली जरदारी के साथ बैठे हुए वही जस्टिस काजी फ़ायद ईसा जो मेमो कमीशन जो बना था उसको हेड कर रहे थे, उनका भाषण सुन रहे थे असेंबली के अंदर बैठ के। मुझे कुछ दोस्तों ने यह कहा कि काजी फ़ायद ईसा साहब को आइडिया नहीं था कि उनके साथ पार्लियामेंट के अंदर जाने के बाद इस तरह का माहौल बन जाएगा। वो शायद अपने ज़हन में कुछ और सोच कर आए थे, लेकिन उन्हें एक एमएनए की जगह पे बैठा दिया गया और हुकूमती बेंच पर बैठाकर साथ में आसिफ अली जरदारी को, शहबाज शरीफ को, बाकी जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं उनको, फजलुर रहमान के बेटे को, फिर लोग सीटें बदलते भी रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को उनके साथ बैठाकर वीडियो और तस्वीरें बनाने का मौका दिया गया। तो काजी फ़ायद ईसा साहब को शायद इस बात का आइडिया नहीं था कि ये उनके साथ हो जाएगा। कुछ लोगों का ये क्लेम है, अब ये तो काजी फ़ायद ईसा साहब खुद बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने एक बात तो कही है कि मुझे कहा गया था कि आइन के ऊपर बातें होंगी, लेकिन यहाँ पे और भी बातें हो रही हैं, और उन्होंने इजहार ला ताल्लुकी किया। रज़ा रब्बानी साहब ने बिल आखिर ज़ुबान खोली है। उनके ऊपर बहुत दबाव था, क्योंकि रज़ा रब्बानी वो शख्सियत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिन्होंने हमेशा आइन के लिए बात की है, और वो हमेशा ये कहते रहे हैं कि आइन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुकद्दम है, और इसी दस्तावेज़ के ज़रिए से पाकिस्तान को आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। रज़ा रब्बानी से पिछले दिनों हमारे एक दोस्त हैं जर्नलिस्ट, वो सवालात भी कर रहे थे फ़हद, और उन्हें काफ़ी वो पूछते रहे, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब जवाब नहीं दे पाए।
यानी पीपल्स पार्टी ने ये हालत कर दी है उनकी कि वो जवाब देने के काबिल नहीं थे उस वक्त, लेकिन अब उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया है और एनालिसिस करने के बाद गालिबन वो इस नतीजे पर पहुंचे कि आइन के साथ ही खड़ा होना बेहतर है, वरना ये चीज़ें तारीख के अंदर लिखी जाएंगी। रज़ा रब्बानी ने कहा कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात आइन का तकाजा है, उसे अमली जामा पहनाया जाए। आइन को मजाक और खिलवाड़ बना दिया गया है, रज़ा रब्बानी ने यह कहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी रज़ा रब्बानी का कहना है कि मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में तसादुम होने जा रहा है। मेरी नज़र में ऐसी चपकलिश और ये जो टग ऑफ वॉर है ये होती रहती है। ऐसी मिसाल कुछ साल पहले भारत में भी देखने को मिली थी। रज़ा रब्बानी ने कहा कि रियासत के 2 अहम इदारों के दरमियान मामला सुलझाने के लिए इंट्रा इंस्टीट्यूट मुज़ाकरात की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात आइन का तकाजा है, उसे अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। 90 रोज़ में इंतखाबात ना होने से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। मेरी नज़र में दोनों अतराफ से आइन का खिलवाड़ किया जा रहा है और आइन को मजाक बना दिया गया है। इलेक्शन से मुताल्लिक फंड्स जारी करने के सवाल पर रज़ा रब्बानी का कहना था कि फंड्स की क्या सूरत हाल है ये हुकूमत को पता है, वो उस पर मैं तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे एक डबल गेम कर रही है पीडीएम के साथ। यानी पीडीएम इलेक्शन में जाना नहीं चाहती, वो तो बिल्कुल नहीं जाना चाहते। पीपल्स पार्टी को इस बात की समझ आ गई है कि आइन से इनहराफ करके वो मुस्तकबिल में अपने लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर देंगे और ये किया भी नहीं जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुलवाकर पूछेगी और ये सिलसिला शुरू होगा कि जवाब दो जनाब, पैसे आपने क्यों नहीं दिए अभी तक। वैसे अगर इसकी टेलीथॉन भी करवा ली जाए ना तो ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी भी फंड्स जारी कर देंगे और पैसा दे देंगे इंतखाबात के लिए। 20 अरब रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, ये अमाउंट पाकिस्तान के अंदर से इकट्ठी हो जाएगी। हुकूमत से पूछ लें वो कितने पैसे दे सकते हैं, बाकी पैसे हम इकट्ठे करके दे देते हैं पाकिस्तानी, और ये हम कर भी देंगे इंशाल्लाह। और ये हमने पाकिस्तानी इस चैलेंज को कबूल करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब आ जाए आप इस बात के ऊपर कि पीपल्स पार्टी कर क्या रही है। पीपल्स पार्टी PMLN को और बाकी जमातों को फंसा के अब इलेक्शन की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि उन्हें इस बात की समझ आ गई है कि अदालतों के साथ टकराव का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा किसी और को हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जिन्हें अभी भी लगता है कि अगर पूरे पाकिस्तान में एक साथ इलेक्शन होते हैं तो वो सिंध के अंदर कम से कम अपनी हुकूमत कायम रखने में कामयाब हो जाएंगे और कुछ ना कुछ करके कमज़ोर या तगड़ी वो सिंध में अपनी हुकूमत बना लेंगे, चाहे वो इत्तेहादियों के साथ बनाएं चाहे वो अकेले बनाएं, लेकिन कुछ ना कुछ सिंध में वो जुगाड़ कर लेंगे। और अगर सिंध के अंदर अलग इलेक्शन होते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। अब वो एक दबाव क्रिएट कर रहे हैं दोनों साइडों के ऊपर। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी अब ये स्टेटमेंट दे दिया है, यानी इससे पहले ये सब लोग भाग रहे थे, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो इंतखाबात में जाना चाहता है, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने अब ये स्टेटमेंट दिया है कि इमरान खान साहब अगर मुज़ाकरात पे आ जाएं तो फिर इलेक्शन हो सकते हैं। यानी इमरान खान बैठकर इलेक्शन पर बात करें तो मामला सुलझ सकते हैं, राणा सनाउल्लाह ने कहा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक धमकी भी लगाई है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने यही रवैया रखा तो हो सकता है कि 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात ना हो, ये राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा। उनके साथ एक गेम और हो रही है कि इससे पहले कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने उनके पर काटने की तैयारी की जा रही है। और काजी फ़ायद ईसा साहब को याद रहना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट लगातार उनके खिलाफ चली आ रही है बड़े लंबे अरसे से, और एस्टेब्लिशमेंट को वो एक आंख पसंद नहीं है। तो एस्टेब्लिशमेंट उनके आने से पहले उनका बंदोबस्त कर रही है, और अगर वो किसी ट्रैप में है या उन्हें ऐसा लग रहा है काजी फ़ायद ईसा साहब को कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है, तो याद रखिएगा कि जो चीज़ें उमर अता बंदयाल साहब के लिए की जाएंगी, काजी साहब उन्हीं चीज़ों का सामना करने पर मजबूर होंगे जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे उस वक्त। एक और डेवलपमेंट हुई है और ये डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप हवा में नहीं फेंक सकते। उसकी एक वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ायद ईसा के खिलाफ हुकूमत की क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो वापस लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। एक और छोटी सी खबर मैं आपको दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद बढ़ गई है काफ़ी और 12 करोड़ से तजावज़ कर गई है। इलेक्शन कमीशन ने 28 मार्च 2023 तक के रिकॉर्ड रजिस्टर्ड वोटर्स की शरह जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में वोटर्स की कुल तादाद 12 करोड़ 56,26,390 से तजावज़ कर गई है। एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो सबसे ज़्यादा शरह है वोटर्स की, जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो 26 से 35 साल की उम्र के दरमियान के वोटर्स हैं, और इनकी तादाद
सबसे ज़्यादा है और इनकी जो परसेंटेज है वो 26 साल बनती है, जबकि नए वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं जिनकी उम्रें जो हैं वो 18 से 25 साल के दरमियान है। और ये जो नए वोटर्स हैं यानी रोज़ाना लगभग 15 से 17 हज़ार नौजवान वोट डालने की उम्र को पहुंच जाते हैं पाकिस्तान में और वो नए वोटर बन जाते हैं। और ये जो नौजवान वोटर है ये ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर है और इस दफ़ा ये वोट डालना भी चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इनकी एक सोच है। तो वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उम्मीद की जाती है कि इस मरतबा ज़्यादा वोट पड़ेंगे, ज़्यादा टर्नआउट होगा और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे इंतखाबात के। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।